नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना त्यागी हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर एक बार फिर उपस्थित हूँ दीप्ति कुलश्रेष्ठ जी की भावनात्मक कहानी काश का अगला भाग लेकर। पिछले भाग में आपने सुना कि आभा की जिंदगी किस तरह आत्मसंघर्ष में बीती, आपाधापी में बीती। उसका बेटा रिंकू, जो उसे अत्यंत प्रिय तो था, परंतु उसके प्रति स्नेह प्रकट करने का आभा के पास समय ही नहीं था। कर्तव्यों और महत्वाकांक्षाओं की प्राथमिकता तय करने में वह कहीं चूक गई। उससे एक भूल हो गई। अब रिंकू अपनी माँ से उखड़ा हुआ व्यवहार करता है और आभा अपने ही विचारों के समुद्र में धीरे धीरे डूबती जा रही है। जिन श्रोताओं ने कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है, उनके लिए लिंक वीडियो के विवरण में दिया गया है। आप वहां जाकर उसे सुन सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं कहानी काश का अगला भाग। वे क्षण चूक गए जिनमें डूबकर जीवन और जीवन के सौंदर्य को साझा अनुभूतियों के साथ देखा जा सकता था। वह उसके बचपन के साथ जिन स्निग्ध क्षणों को साझा करके उसे शाश्वत सानिध्य का बोध करा सकती थी, वे क्षण यूं ही निशेष हो गए। ममता की छाह में आश्रय पाने को ललकता हुआ क्या वैसी ही आत्मीयता से अब वह जुड़ेगा? हर पल उसी के इर्द गिर्द घूमते रहने की ललक, किसी नई वस्तु या पशु पक्षी को देखकर खुशी से किलकारे मारते हुए उसे भी दिखाने और उससे साझा करने का जो उत्साह उसमें निरंतर बना रहता था, वह अब कभी दिखाई देगा? वह क्यों नहीं समझ पाई कि रोजमर्रा की जिंदगी से अलग थलग कला का कोई मूल्य नहीं होता, उसके बिना सब आधा अधूरा रहता है। अरुण ने कितना चाहा था कि वह कॉलेज के अलावा अपना बाकी समय घर और रिंकू को दे, पर उस समय उसे अपना अस्मिता बोध कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगा था। उसका अपना होना, उसका वजूद सब ज़हन में हावी हो उठे थे। उसे लगता चाहे जो हो, उसे कुछ करना है। इन्हीं सब के बीच वह भीतर ही भीतर अपने को दृढ़ करने लगी थी। अरुण को उसके इस क्रेज को लेकर उससे चिढ़ होने लगी थी। वह जितना जितना उसका विरोध करता, उतनी ही शिद्दत से वह अपने इरादों को मजबूत करती। ऐसा नहीं कि वह अरुण के सम्मुख झुकी नहीं, झुकी भी बहुत। कई जगह समझौते भी किए, किंतु उसे उसके विद्यार्थी फूटी आंख नहीं सुहाते। वह उन्हें लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगा था। बात बात में फप्तियां कसता था। शक का कीड़ा उसके दिमाग में रेंगता रहता था। हालात ऐसे हो गए कि वह प्यार के लिए हाथ बढ़ाता, किंतु स्पर्श हिंसक एहसास देते। रातें अब उसे क्रूर लगने लगी थीं। उसकी देह अब अरुण की देह के नीचे पिस रही होती थी। तब मन उठकर बुत की तरह अलग एक कोने में खड़ा हो जाता। फिर भी अरुण की तरफ से आती जिजीविषा की अवमानना करना उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे अधिकार भोग को बस सह कर रह जाना पड़ता। प्यार का लबादा ला दे, यह अधिकार की हिंसा ही होती थी। इधर फिर से उसे 3-4 महीने चढ़ गए थे। उस नए आगमन की मजबूरी से बंधी वह उलझ गई। जाने क्यों इस दूसरे गर्भधारण के दौरान उसे अपने नए नए ब्याह के दिनों की और रिंकू के समय की पहली डिलीवरी की बातें याद आने लगी थी। रिंकू के समय भी उसकी चहेती भाभी ने ही उसे संभाला था। निसंदेह गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में अलका भाभी के हाथ में जादू था। पर जाने क्या था देवर भाभी के बीच, रहस्यमय सा जो न खुलता था न चैन लेने देता था। अरुण सदा ही उनकी तरफ झुका रहता था। वह नई नई ब्याह कर आई, तब भी जेठ देवर, भाभियों, सास ससुर, बच्चों से भरे घर में वह भीतर कमरे में अकेली बैठी रहती और अरुण बाहर हंसी ठिठौली, ताश, चेस, कैरम आदि में लगा रहता। उसकी प्रतीक्षा की तरफ से लापरवाह बना हुआ। उसकी ऐसी ही
छोटी छोटी चाहतों को अरुण ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। मीठी उलाहनों भरी शिकायतों पर भी कठिन काट सा हो जाता। इन सब उलझनों के बीच ही रिंकू बहुत जल्दी पेट में आ गया था। रिंकू 2 साल का हुआ तब तक उन दोनों ने अपना एक अलग छोटा सा फ्लैट ले लिया था। विक्कू के वक्त जरूरत पड़ने पर अरुण ने अलका भाभी को फोन करके बुला लिया था। वह उसे अस्पताल ले गई और उसकी इन ऊल जलूल भावनाओं से बेखबर उसे संभालती रही। अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में उन्होंने स्नेह और सहानुभूति से पूछा था, दर्द तेज हो रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी सब ठीक हो जाएगा। सिर को सहलाकर कहा था, दर्द सहे बिना बच्चा नहीं मिलता आबा। उसने उनकी तरफ से उदासीन होकर कहा, मालूम है। दर्द की तीव्रता से आंखें मुंद जाती थीं। वह रह रहकर कराह उठती थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके पेट के भीतर कोई पैनी धार का चाकू चला रहा हो। उस असहनीय पीड़ा की अनुभूति क्या किसी को करवाई जा सकती है? अलका भाभी का हाथ उसके मस्तक से पेट पर आ गया था। वह उससे 3-4 साल बड़ी हैं। उस दिन हल्के रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी। लंबा गठीला बदन, गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी काली आंखें, तीखी नाक, पतले होंठ, एक हाथ में घड़ी और दूसरे में चमचमाता सोने का कंगन। कुल मिलाकर एक दमदार व्यक्तित्व। वह उसके पास बैठी तसल्ली देती रही। दर्द से तड़प कर जब भी करवट बदलनी चाहिए उन्होंने रोक दिया। अपने साथ लाए थर्मस से निकाल कर उसके सूखे मुंह में जूस उड़ेला। जाने क्या था उनके व्यक्तित्व में कि वह चाहकर भी उनका विरोध नहीं कर सकी। गले में जूस उतरने से तरावट महसूस हुई, पर वह उस सुख को गले नहीं उतार पाई। भाभी उसकी ओर से बनी मोर्चाबंदी से अलिप्त थीं। उनका स्पर्श शीतल और स्निग्ध था। अब तक वे उसके पलंग की एक के बाद एक कई भीगी चादरें तब्दील कर चुकी थीं। मन में उन्हें लेकर जो दुख था, उस दुख की तुलना में उनका वह स्पर्श सुखद और आरामदेह था। वह उनके हाथों में पिछली बार की तरह ही सुरक्षित थी, किंतु जैसे ही दर्द कुछ मंद हुआ और कुछ आराम महसूस हुआ, इसी बीच जाने कैसे वह उन घड़ियों में भी खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, आपके और अरुण के क्या संबंध हैं? मेरा मतलब किस तरह के संबंध हैं अब दोनों के? सवाल सुनकर उनका चेहरा तमतमा उठा। फिर भी खुद पर संयम रखते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम नहीं जानती? वह मेरे देवर हैं बस। हाँ, उन्हें शुरू से ही मुझसे अत्यधिक स्नेह है। कोई काम मुझसे पूछे बगैर नहीं करते। यदि मैं तुम्हें पसंद करके तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती तो अवश्य वह तुम्हें ब्याह कर नहीं लाते। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कम से कम जिस तरह से तुमने सवाल पूछा है उस तरह से तो कुछ भी नहीं। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। क्षण भर की खामोशी के बाद वह बोली, पत्नी की अधिकार भावना शायद कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती है कि वह शक को भी जन्म दे देती है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे को जन्म देने से पहले तुम इस शक को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। एक निष्कपट सा हास्य उनके चेहरे पर झलक उठा। स्टूल से उठकर उन्होंने थर्मस से फिर थोड़ा सा जूस निकालकर उसके मुंह में उड़ेला। उसके भीतर क्या उथल पुथल है, यह जानने की कोई जिज्ञासा उनके चेहरे पर नहीं थी। निरुद्वेग चेहरा लिए वह चुपचाप फिर स्टूल पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, अब कैसा लग रहा है? ठीक। संक्षिप्त उत्तर देकर वह फिर से पुरानी यादों को मतने लगी। तभी उन्होंने खुद अपनी तरफ से फिर से संवाद स्थापित किया, क्या अरुण ने तुमसे मेरे बारे में कभी कोई बात नहीं की? तुम्हें नहीं बताया कि वह मुझसे बहुत स्नेह करते हैं? उनकी बात सुनकर उसने उन्हें अपलक देखते हुए मन ही मन सोचा था, बताते तो हमेशा ही थे, पर आपको लेकर उनका इतना उत्साहित हो उठना, चेहरा खुशी से दीप्त हो उठना मुझे कभी सहज नहीं लगा। इसीलिए उस वक्त उन पलों को तोड़कर बिखेर देने के सिवाय मुझे और कुछ नहीं सूझता था।
प्रफुल्लित होकर जब भी वह आपके विषय में कुछ कह रहे होते थे, मैं सुनकर भी नहीं सुन रही होती थी। सच पूछो तो अनसुनी करती आई हूँ आपकी बातें। उसे चुप देखकर खुद ही बोली, अरुण ने बताया तो होगा, तुम्हारे अपने एकाधिकार की भावना ने तुम्हें सुनने नहीं दिया होगा। फिर से एक निश्चल मुस्कान उनके होठों पर थिरक उठी। इस बार उसने खुद को उनके सामने काफी बौना महसूस किया। इसी क्षुद्रता से उबरने की कोशिश में एकाएक शुद्ध मन के उद्गार प्रकट हो उठे। अरुण दिन रात मुझ पर शक किए रहते हैं। जब तक मेरे कॉलेज इसी चौकीदारी के लिए आ जाते हैं कि मैं किसके साथ बैठी हूँ, किससे बतिया रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कॉलेज में हूँ भी या नहीं। क्या कहूँ, उनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण है कि मेरे स्टूडेंट्स तक को लेकर शक करते हैं, जिस के साथ भी मेरा नाम जोड़ते रहते हैं। कहते कहते वह रुआंसी हो उठी थी। उन्होंने स्नेह सिक्त वाणी में कहा, यदि ऐसा है तो मैं अरुण को समझाऊंगी, पर इस वक्त तुम्हारा इन तनावों से ग्रस्त रहना ठीक नहीं। अपना मन अच्छा रखो। आप समझाएंगी? एक फीकी हंसी के साथ उसने पूछा। हाँ, क्यों नहीं? मेरा कहा अरुण के लिए मायने रखता है। ओह, वह एक लंबी सांस खींचकर चुप हो गई थी। उन क्षणों में भी जाने किस अव्यक्त पीड़ा से उसका मन बोझिल हो उठा। फिर दर्द के तीव्रतर हो जाने से उसकी आंखें मुंद गई थीं। सब कुछ विस्मृत हो गया। उसने अपने आप को जाने कब अलका भाभी के हवाले कर दिया था। डिलीवरी के कुछ दिनों बाद ही भाभी ने अरुण को समझाते हुए जब सब बताया तो आशा के विपरीत वह उस पर भड़क उठा। तुम्हें शर्म नहीं आई आभा, भाभी के साथ मेरे संबंध पूछते हुए? तुम्हारा खुद का कोई स्तर है? तुम क्या हो मैं अच्छी तरह जानता हूं, सबको अपनी तरह ही समझती हो। क्रोध से चेहरा लाल हो उठा था उसका। व्यंग्य मिश्रित हल्की हंसी के साथ बोला, तुमने खुद स्वीकार किया है कि शादी से पहले तुम्हारे संबंध विनोद सुराणा से थे कि नहीं? उसने खुद पर जब्त करके विनम्र शब्दों में कहा था, देखिए, मैं आपसे पहले भी कितनी ही बार कह चुकी हूँ कि शादी से पहले मेरी जिंदगी में जो कुछ भी था सब मैं पीछे छोड़ आई हूँ। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। यह बात आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, पर आपका सारा आक्रोश मेरे काम और मेरी हॉबी की वजह से है। अपने प्यार की कैफियत मुझे बार बार देनी पड़े, यह मुझे भी अच्छा नहीं लगता। वैसे भी विनोद की बात मैंने ही आपको बताई थी। आपके बार बार यह पूछने पर कि बताओ, शादी से पहले तुम्हारे अफेयर्स किसी से थे या नहीं, आपने कहा था मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारी जैसी लड़की का शादी से पहले किसी से अफेयर न रहा हो। रहे हो तो बता दो, बेहतर रहेगा, क्योंकि अब हमारे संबंध पारदर्शी होने चाहिए। आपके ऐसा बार बार पूछने पर ही मैंने आपके प्यार पर गहरा विश्वास रखते हुए सब कुछ बता दिया था। आज उसी विश्वास को आपने जहरीला दंश बना दिया और उसे मेरे खिलाफ काम में ले रहे हैं। उसकी भावनाओं की ओर बिना इस बात की परवाह किए कि वह डिलीवरी से लौटकर बिस्तर पर पड़ी है, अरुण ने फिर उसे शब्दों से कोंचा। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी कला और प्रतिभा का बेहद घमंड है। तुम्हें अपने पिता के ओहदे का भी इतना गुरूर है कि तुम किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। कभी आईने में अपनी मुस्कुराहट देखी है? किसी भी बात पर मुस्कुराते वक्त व्यंग से तुम्हारे होंठ टेढ़े हो जाते हैं। तुम्हारी मुस्कान जहर जैसी लगती है। तुम्हारे बात करने का ढंग भी अक्सर नाप तौल करता हुआ व्यंग्यात्मक होता है। यह सब तुम जलन और ईर्ष्या से कह रहे हो। तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाता कि कोई मेरी जरा सी तारीफ करे। तुम मेरे टैलेंट से जलते हो। अरे, भाड़ में गया तुम्हारा टैलेंट। वह सब किस काम का जिसे घर संवारने में लगाने के बजाय घर उजाड़ने में लगाया जा रहा हो? सब बेकार और बेमानी है। गृहस्थी सुख के सामने तुम ही अपने इस पागलपन में खुश रहो। मैं बहुत जल्दी तुम्हें तलाक दे दूंगा। जरूर,
मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। नाप तौल करने वाली नजरें तो आपकी होती हैं। हर वक्त तुम्हारी नजरें मेरी नजरों का पीछा कर रही होती हैं। मैं कहाँ देख रही हूँ, किसे देख रही हूँ, इसी बात पर तुम्हारी नजरें होती हैं। मैं अपने जीजाजी को एक औपचारिक सी मुस्कान भी दे दूं तो आपको अच्छा नहीं लगता। दिमाग में शक का कीड़ा रेंगने लगता है। यह सब मैं भी खूब अच्छी तरह समझती हूँ। आपको शक होता है कहीं उनसे भी मेरे ऐसे वैसे संबंध तो नहीं है। उठते बैठते आपकी नजरें मुझे हमेशा टोकती रहती हैं। तो क्या करूं? तुम्हारे रहने का ढंग ही ऐसा है। तुम कपड़े भी कितने शौक और भड़कीले पहनती हो। दूसरी शालीन महिलाओं की तरह सादगी से नहीं रह सकती। तुम्हारे लिए सादगी का मतलब बस दबकर रहना है। और क्या आप अपनी पसंद के एक से एक आला कपड़े नहीं पहनते? फिर मेरे कपड़े मेरी पसंद ही आपकी नजरों में क्यों खटकते हैं? बस, मुझे इससे ज्यादा बहस नहीं करनी आभा। एक पैनापन भीतर तक पगा हुआ है अरुण के। अपनी आत्म प्रभुता से दूसरे को अस्तित्वहीन कर देने की चतुराई उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। वह बात को वहीं छोड़कर बाहर निकल गया और उसके भीतर कितनी ही बातें खदबदाती रही उबाल के साथ बाहर आने को। इसके बाद अरुण की ओर से लगातार शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। वह अब घर में उतना ही रहता जितना जरूरी होता। उसके भीतर जो खदक रहा था उसका उबाल जब तब ही आ जाने से सारे घर में चक्रवात आ जाता और उसकी चपेट में आने से मासूम रिंकू भी नहीं बच पाता था। वह स्वयं कितनी असहज हो उठती थी ऐसे तनाव भरे माहौल में। रिंकू को कभी छलक उठी ममता से सहलाने वाले स्नेहिल हाथों का स्पर्श मिलता तो कभी दांत पीसकर एक तरफ पटक देने वाली भंगिमाएं। अनायास ही ऐसे हुए परिवर्तनों को वह समझ ही नहीं पाता। कभी हकबकाया तो कभी सहमा हुआ खड़ा रह जाता। उसकी चेतना प्रकोष्ठों की भित्तियों पर वह दहशत अब तक थरथराती है। जैसी उद्विग्नताओं में इन दिनों दोनों का रहना हो रहा था वह दारुण था। अरुण ने उस दिन तो हद कर दी जिस दिन उसने 5 माह के विक्कू को धकिया कर कहा था, यह बच्चा मेरा नहीं है, न जाने किसका है। वह मर्माहत हो उठी। उस रात अरुण की आंखों पर ढकी बाह को बलात् हटाने की कोशिश करते हुए उसने कहा था, ऐसे रह पाना कितना मुश्किल है। आखिर यह सब कब तक चलेगा? इससे अच्छा तो यह है कि हम जल्दी ही अलग हो जाएं। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम्हारे साथ ऐसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित घर में मेरा दम घुटता है। तलाक होने तक उसे हर रोज एक अनाम से तिरस्कार को झेलना पड़ा था, जिससे उसमें एक विक्षिप्त आक्रामकता ने जन्म ले लिया था। ऐसी ही विक्षिप्त अवस्था में उसने कितनी ही बार रिंकू को बेतहाशा पीट डाला, कितनी बार उसे परे धकेला था और खुद अपनी ई लीला खत्म कर डालने के ख्याल से कभी नींद की गोलियां खाई तो कभी चूहे मारने की दवा। हर बार अरुण ने कोशिशों से बचा लिया, चाहे बाद में यह कहा, मरना ही था तो नींद की गोलियां कुछ ज्यादा खाती, यह इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। कभी कहा, यह सब तुम केवल सहानुभूति बटोरने के लिए ही करती हो ना, पर याद रखना वह तुम्हें मुझसे कभी भी नहीं मिलेगी, समझे। उसका चेहरा भावविहीन हो जाता था। तलाक यद्यपि आपसी समझौते के साथ हुआ था, किंतु एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। अरुण ने कहा, एक बददिमाग, बदमिजाज और मगरूर लड़की मेरे पल्ले बांध दी गई है। ऐसी लड़की के साथ मेरा गुजारा अब नहीं हो सकता। उसका आरोप था, अरुण जैसे शक्की मिजाज आदमी ने मेरी जिंदगी दुभर कर दी है। वह इस कदर शक्की है कि अपनी ही औलाद को किसी और की औलाद समझता है। ऐसे हालात में समझौते की गुंजाइश ही नहीं रहती। अंततः किसी तरह आपसी समझौते के साथ तलाक हो गया। कोर्ट ने फैसला दिया कि रिंकू और विक्कू दोनों अभी बहुत छोटे हैं, अतः अपनी माँ के साथ ही रहेंगे। उसने सब झंझटों से मुक्ति पाकर आज़ादी की सांस ली थी, किंतु वह निश्चिंत होकर फिर भी नहीं रह पाई। इधर वह अपनी कला को
और ज़्यादा निखारने और नए आयाम देने में मशरूफ हो गई, उधर अरुण ने कम उम्र की खूबसूरत विधवा ब्रह्माणी से शादी करके फिर से घर बसा लिया। साल भर बाद उसकी नई पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिन दिनों वह पेंटिंग पर काम कर रही थी, अरुण रिंकू को बार बार फोन करके अपने पास बुलाने लगा। शायद यह उसका रिंकू के प्रति वात्सल्य ही था जिसका दुरुपयोग वह कर रहा था। उसे तरह तरह के उपहार देकर, बातों में बहला फुसलाकर अपनी तरफ झुका लिया। साथ ही उसके खिलाफ कान भी भरने लगा। कच्ची मिट्टी सा रिंकू इन बातों से शय पाकर उसे अब इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। पापा तो मेरे लिए यह करते हैं, पापा मेरे लिए वह करते हैं, आप क्या करती हो, वगैरह वगैरह। तब ऐसे में वह रिंकू की हर फरमाइश कैसे भी पूरी करने लगी। बड़े हो रहे विक्कू पर इस सब का विपरीत प्रभाव पड़ता रहा है। अरुण उससे न कभी बात करता है, न कभी उसे अपने पास रहने बुलाता है। वह वैसे भी रिंकू के साथ यदि कभी चला भी गया तो बेहद हताशा और उदासी के साथ ही लौटा। अब वह यह कहने लगा है कि पापा मेरे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहते, मैं अब वहां उनके पास कभी नहीं जाऊंगा। इस बीच अरुण की ट्रांसफर पूना हो गई। तब भी वहां से रिंकू के लिए फोन आते रहे। अभी कुछ दिन पहले ही अरुण ने रिंकू को इस बात का लालच दिया कि वह अब उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूना के ही एक अच्छे कॉलेज में उसे एडमिशन दिलवा कर पूरी करवाएगा, किंतु शर्त यह है कि इसके लिए उसे अपनी मम्मी को छोड़कर उसी के साथ रहना होगा। रिंकू अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए वहां जाने के लिए तैयार हो गया। यद्यपि मन से वह इस पक्ष में नहीं था कि इस शर्त को पूरा करे, इसलिए उसने मन ही मन यह तय किया कि शर्त की बात बाद में सोची जाएगी और कॉलेज में पढ़ने के इरादे से पूना पहुंचा। उसने रिंकू का सारा सामान पैक करके उसके साथ पूना भेज दिया। इस बीच रिंकू ने फोन पर अपने पापा को यह बता दिया कि वह पहुंच रहा है, कॉलेज का फॉर्म लेकर रख लें। पर अपनी ही धुरी से छिटक गए इंसान को वहां क्या मिलता। एक तरफ उसकी हताशाएं उसे डुबो रही थीं, तो दूसरी तरफ पिता से मिली करुणा उससे उबारने का भ्रम दे रही थी। रिंकू ने क्योंकि अपनी माँ को पूरी तरह छोड़कर अरुण के साथ रहने की शर्त अब तक नहीं मानी थी, इसलिए अरुण उसकी तरफ से निरुत्साहित और लापरवाह बना हुआ था। रिंकू जब तक वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि जिस कॉलेज में वह एडमिशन लेना चाहता था उसका फॉर्म पापा ने लेकर नहीं रखा है और उसकी अंतिम तिथि निकल चुकी है। शुद्ध मन से उसने जैसे तैसे दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वह कभी भी घर की छत छोड़कर बाहर नहीं निकला था। वैसे भी वह अपनी छत के नीचे भी अकेला ही रहा था। अपने वजूद के किसी भीतरी हिस्से में वह अकेला ही था, इसलिए किसी पर निर्भर करने की जरूरत को भी उसने कभी नहीं जाना था। दूसरी तरफ वह जब भी कोई फरमाइश अपनी माँ से करता तुरंत पूरी कर दी जाती थी। कीमती से कीमती ड्रेस और जूता पहनाया था उन दोनों भाइयों को उनकी माँ ने, इस मानसिकता से भी कि बच्चों को पिता की कमी महसूस न हो, और उसने सदा जीवन स्तर को उम्दा बनाए रखने के ख्याल से भी बहुत कुछ किया है। वह अक्सर किन्हीं चित्र प्रदर्शनियों या सहेलियों के यहाँ जाने से पहले कीमती चॉकलेट्स और खिलौने उनके नन्हे हाथों में थमा जाया करती थी। यह बात और है कि उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के साथ बढ़ते प्रदर्शनियों के दौर और तरह तरह के प्रोजेक्ट्स हाथ में ले लेने का आकर्षण, दोनों बच्चों की पढ़ाई और ट्यूशन्स की वजह से बेतरह बढ़ रहे खर्चों ने उसका हाथ तंग कर दिया था। यहाँ तक कि अब मामला उधारी पर भी चलता है। जो हो सो हो। पर रिंकू ने अपने खर्चों की कभी कोई चिंता नहीं की थी। पूना पहुंचकर उसे लगा कि उसके पापा बहुत कंजूस हैं। उसके हाथ में कभी वैसे ही रुपये नहीं रखते। वहां वह अपने हाथ खर्च को भी तरस गया। मांगने की इच्छा और हिम्मत दोनों रिंकू में नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसने यह भी महसूस कर लिया कि वही भले ही अपनी बहन के प्रति इतना आत्मीय हो गया है, पर उसकी नई मम्मी उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करती। यहाँ तक कि पापा भी उसे अनुशासित करने में अधिक लगे रहते हैं।
वैसे उसके प्रति उदासीन रहते हैं। वह शुद्ध हो वहां से लौट आया और अब तक जिंदगी से जुड़े सवालों और उनके जवाबों की एक पूरी दुनिया उसने खुद बना डाली है, जिसे बनाने में आभा की कोई भूमिका नहीं है। सुख या दुख, खुशी या विषाद, अब तक जो भी घटा वह उसके एहसास का हिस्सा हो गया, उसके स्वत्व में समाविष्ट। अपनी बनाई दुनिया से बाहर वह न कुछ देखता है न देखना चाहता है। हाँ, एक सवाल वह अक्सर कुछ परिजनों से पूछता है। जब मम्मी के घर के लोग कहते हैं कि वह बहुत अच्छी हैं और पापा के घर के लोग कहते हैं कि वह बहुत अच्छे हैं और मुझे भी ये सच लगता है कि दोनों अच्छे हैं, तो फिर उन दोनों का तलाक क्यों हुआ? उसने रिश्तों को अपने हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है। अपनी तमाम सही गलत सोच के साथ वह अब एक आत्मनिर्भर कदम है। उसके आगे बढ़ते कदमों के साथ वह अब माजी का साया बनती जा रही है। चढ़ती धूप के साथ रिंकू का वह साया छोटा होता जा रहा है, जिसके तले वह शीतलता पाना चाहती थी। एक अजनबी छाया सी उसके पीछे दौड़ती वह जीवन से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश में टूटती बिखरती जा रही है। इस पुरुष विहीन घर में वह अब मानो उस पर और विक्कू पर हावी होते हुए उन्हें अपनी सत्ता के अधीन रखना चाहता है। बात बात पर विक्कू की चुगली करना, उससे झगड़ पड़ना उसकी आदत हो गई है। बेचारा विक्कू माँ और बड़े भाई के बीच बात बात पर पैदा हुए द्वंद्वों और आपसी वैमनस्यों की स्थितियों में दोनों को अलग अलग समझाकर घर में शांति बनाए रखने की कोशिश में लगा रहता है। उसके चेहरे पर भोलापन और मासूमियत है, पर बुद्धि से वह उतना ही परिपक्व हो चला है। आभा का थका, कमजोर, त्रस्त चित्त अब रिंकू के निकट कुछ देर आश्वस्त होना चाहता है। हर चीज से वंचित होने के हालत में उसकी ममता में बहकर तृप्ति पाना चाहता है। उसकी कमजोर होती, थकी हारी, शिथिल अंगुलियां अब रिंकू को बहुत कुछ सिखाने और समझाने को सदा तत्पर दिखाई देती हैं। छैनी हथौड़ी लेकर छोटी छोटी संगमरमर की मूर्तियां गढ़ने और उन्हें तराशने के बजाय अब वह रिंकू को गढ़ना और तराशना चाहती है। उसकी जिंदगी के अक्सों में रंग भरने को तरसती है, पर रिंकू उसकी सदाशयता को नहीं स्वीकारता, रंगों को ढरका कर बिखेर देता है। वह उसके प्रति फिर भी एक करुण व्यथा से भर उठती है। बिखरे रंगों को एक अफसोस और पछतावे के साथ बटोरती उसके लिए दुआ करती है। वह उसकी तरफ इस उम्मीद से देखती है कि शायद वह अब उससे कुछ पूछना या जानना चाहे। शायद उसे उसकी रहनुमाई की कहीं जरूरत पड़ जाए। युवा जीवन से जुड़े निजी रहस्यों की गुत्थियां शायद उससे साझा होकर सुलझाना चाहे। शायद उसके जहन में अटका हुआ कोई पल ऐसा हो जिसके कारण वह उससे उस अबोध आश्रितता द्वारा, उसके भीतर के किसी महत्वपूर्ण छोर द्वारा जुड़ना चाहे। माजी की खिड़कियों में खड़े होकर रिंकू जब भी आंगन में झांकता है, उसे शायद रागात्मकता के धागे से बंधा अटका कोई पल अपने खजाने में संचित करने को नहीं मिलता। उसके जहन में कोई याद ऐसी नहीं है जहां वह उसकी ममता की बाह थामे आगे बढ़ा हो। बहुत सी ऊंचाइयों को छू लेने के बावजूद ऐसे कुछ पड़ावों पर पहुंचने की खुशी होते हुए भी आभा में उसका कोई प्रखर आवेग दिखाई नहीं देता। वे सारे सुंदर चित्र, पेंटिंग्स, स्केचेस, पत्थर की कलात्मक मूर्तियां सब मुंह चिढ़ाते से लगते हैं। उसका सारा सौंदर्य लोक मानो ध्वस्त हो चुका है। अपने सुनहरे सपने साकार करने की कोशिश में उसने जो कुछ गंवा दिया, उसकी कीमत उसे सहसा अब समझ में आई है। यह थी दीप्ति कुलश्रेष्ठ जी की एक बेहतरीन कहानी काश। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ
सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।